बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। दौरे जनूबी अफ्रीका जो टीम है पाकिस्तान आ रही है, उसके लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और आज से बाकायदा कैंप खिलाड़ी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ प्लेयर्स 1 से 2 रोज़ में ज्वाइन करते दिखाई देंगे टीम को, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो 18 रुकनी सेलेक्ट की गई है, उनमें कौन से खिलाड़ी ऐसे टीम में शामिल किए गए हैं जिसकी पेशन गोई आज से 3 से 4 माह कबल इसी वीनस स्पोर्ट्स ने की थी और वो विकेट कीपर बैठे रहे रोहेल नज़ीर। आज से 3 माह पहले हमने ये पेशन गोई कर दी थी कि जो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने हैं, उसके लिए रोहेल नज़ीर का नाम विकेट कीपर बैटर के तौर पर पाकिस्तानी टीम में शामिल होगा। और वो बात अब सच साबित हो गई जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया दौरे यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के लिए, और उसमें रोहेल नज़ीर शामिल हैं, आसिफ आफरीदी इस टीम में शामिल किए गए हैं। कुछ नए प्लेयर्स हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती भी हुई है। उनमें मैं खासकर ये ज़रूर कहूँगा कि कंटिन्यू डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले मीर हमजा नज़र से ओझल हो गए। मोहम्मद अब्बास जो लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर जो है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते दिखाई दिए थे और उनकी तरजीह थी कि पाकिस्तान में वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्हें भी जनूबी अफ्रीका के लिए शामिल नहीं किया गया टेस्ट स्क्वाड में। इस पर भी बात रहेगी। फिर उसके साथ साथ हॉकी के हवाले से भी आज हम अपने कौमी खेल पे बात करेंगे अपने शो के अंदर, और इसी वजह से आज हमने अपने शो पे भी नामजद किया हुआ है, यहाँ पर बुलाया हुआ भी है फारूक खान साहब को, जो खजांची हैं सिंध हॉकी एसोसिएशन के साबका सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये कराची हॉकी एसोसिएशन के। वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। फारूक खान साहब है, बहुत शुक्रिया फारूक खान साहब। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद साहब से भी आज बहुत कुछ बात करेंगे कौमी टीम के हवाले से कि कौन सी तब्दीलियाँ किस नज़र से देख रहे हैं और कितना बेहतर रहेगा यहाँ पर पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जब टेस्ट मैचेस खेल रही होगी। तो सबसे पहले जावेद साहब आपकी तरफ चलूँ। कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ जनूबी अफ्रीका के लिए और पाकिस्तान के लिए उन नामों का एक दफ़ा फिर ऐलान किया गया है जो इससे कबल कहते हैं ना जो चले हुए कारतूस हैं। एक दफ़ा फिर इस टीम के अंदर टेस्ट टीम में हम देख रहे हैं कि रिजवान शामिल हैं, बाबर आजम शामिल हैं। तो आप क्या कहेंगे जिन्हें हम आराम का मौका दे रहे थे उन्हें एक दफ़ा फिर हम टीम में लेकर वापस आ जाते हैं, और फिर ओवरऑल 18 रुकनी स्क्वाड के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, और जैसे आपने साबिक प्लेयर्स की बात की है जो ड्रॉप कर दिए गए थे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे मोहम्मद रिजवान हो, बाबर हो गया, इनकी जो वापसी हुई, इमामुल हक की वापसी हुई है, बहुत ही खुश आइंदा है मैं चाहूँगा। और देखें जिस तरीके की ये टेस्ट फार्मेट है, आपको उसी फार्मेट के प्लेयर्स चाहिए थे। और जो इमामुल हक की परफॉर्मेंस है, फिर आपको पता है रिजवान की परफॉर्मेंस है, बाबर की, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन तमाम प्लेयर्स की देखें टेस्ट टीम की जो उन्होंने सेलेक्ट की है बहुत ही बेहतरीन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे आसिफ आफरीदी हो गए, आप देखें 39 साल में जो है उन्हें टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं। और इससे पहले आसिफ आफरीदी जो है बहुत ही ज़्यादा उन पे आपको पता है कोई मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस थे, उनको मेरे ख्याल कोई 2 साल की सज़ा का भी सामना था, और कुछ ऐसे और भी अंदरूनी खाना कोई ऐसे केस थे। लेकिन और आपको पता है कि 2-4 साल पहले तो ये डोमेस्टिक में अगर 35 साल का प्लेयर हो जा रहा था तो उन पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही बंद हो रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर आसिफ आफरीदी को भी इस स्क्वाड में शामिल किया है, बजाय ये कि जो आपकी नई ब्रिगेड स्पिनर्स की आ रही थी आप उनको शामिल करते, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है तनकीद का सामना भी होगा। और इस पे जो है क्रिकेट के नाक़दीन जो है वो ये पूछने का भी हक रखते हैं कि भाई आसिफ आफरीदी को किस कारकर्दगी की बुना पर आपने टीम में सिलेक्ट किया। ऑलरेडी आपके पास साजिद अली है, नौमान अली है, अबरार अहमद मौजूद है, फैसल अकरम मौजूद है, तो आपने 18 रुकनी दस्ते में आसिफ आफरीदी को सिलेक्ट किया है। और जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा है कि मोहम्मद अब्बास जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस थी, ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के डोमेस्टिक में बल्कि इंग्लैंड में उन्होंने अपनी काउंटी को चैंपियन बनवा दिया है, और हाल ही में 800 विकेटें मुकम्मल की उन्होंने। और उनके साथ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा, और जो हमारा टॉप परफॉर्मर है फास्ट बॉलर मीर हमजा, जिन्होंने डोमेस्टिक में विकेटों के अंबार लगाए हुए, उनको जो है नजरअंदाज करना ये थोड़ा सा पाकिस्तान के कुछ अर्से पहले अभी जब हम भारत से हारे और वहां पर ये
आवाज़ें आ रही थी कि कुछ नौजवान खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म बनाकर दे दिया जाएगा, उन्हें अब टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें दूर नज़र आ रही हैं। और जो हम आवाज़ें कह रहे थे कि यहाँ पर हम नौजवानों को एक दफ़ा फिर मौका देंगे, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं वो टीम में शामिल नहीं हो रहे। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए हालिया जो हमारी T20 की परफॉर्मेंस थी और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ नौजवान प्लेयर्स को चांस देंगे, अब आपने जो उनकी परफॉर्मेंस देखी है और उनमें आपने नफ़ी कर दी, अपने फैसलों की नफ़ी आपने खुद की, और फिर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा उन्हीं प्लेयर्स पे नज़र दौड़ा रहे हैं जो मुस्तकबिल में परफॉर्म करते रहें। तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बैठे हुए जो आपके कोचिज हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और जो आजकल क्रिकेट चला रहे हैं, आपको पता है कि यू टर्न का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, वो अपने फैसलों पे कायम नहीं रह सकते। जो परफॉर्मेंस आपने नए प्लेयर से लेनी थी, अभी हाल ही में आपने एशिया कप में भी देखा है, तो अब सिलेक्टर देखिए आवाम को खुश करने के कोई ना कोई तो ऐसा प्लान देते हैं। कहाँ तक खुश करते हैं यहाँ पर सिलेक्टर, इस दौरे में तो कम से कम होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि हम थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे कैंप के खिलाड़ियों को। अब देखते हैं कौन से खिलाड़ी को यहाँ से ड्रॉप किया जाता है, इस पर जरूर बात भी करेंगे। फारूक खान साहब क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से? और एक दफा फिर हॉकी मैं समझता हूँ कुछ अब बेहतरी की जानिब जा रही है, कई साल से रुके हुए टूर्नामेंट भी अब हम देख रहे हैं कंटिन्यू होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हॉकी की अब बेहतरी के लिए हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए? शुक्रिया मोइन भाई, आपने मुझे इनवाइट किया, काफ़ी अरसे के बाद मैं दोबारा हॉकी पे बात कर सकूं। मैं अभी 2 साल से जो देख रहा हूं कारकर्दगी हॉकी फेडरेशन की, उसके अंदर तो मुझे लग रहा है कि कुछ बेहतरी आई है। जितने भी आप इंटरनेशनल इवेंट देखें उसके अंदर फाइनल सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंची है, और डोमेस्टिक भी काफ़ी हुई है। अभी कराची के अंदर सीनियर चैम्पियनशिप हुई है, उसके अलावा अभी नेवल कप हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी तो आई है पाकिस्तान में। अच्छा, नेवल कप इस वक्त जारी है और आप समझते हैं कि इससे हमें अच्छे प्लेयर्स नज़र आएंगे? क्योंकि कुछ मैचेस हम देख रहे हैं कि जो झलकियां आ रही हैं, जो ग्रुपों में चीज़ें चल रही हैं, उसमें हम देखते हैं कि अच्छे प्लेयर्स वहाँ नज़र आ रहे हैं इस नेवल कप के अंदर। देखें, ये जब ये कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें जूनियर और सीनियर दोनों का मिलाप होता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सीनियर प्लेयर जो कि काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक नहीं खेल सक रहे थे वो भी इन हो गए हैं, और जो जूनियर प्लेयर है उनको एक बड़ा इवेंट खेलने का मौका मिल रहा है। तो इससे उनकी आगे जो जूनियर लेवल के टूर्नामेंट है इंटरनेशनल, उससे उनको बड़ा गुरूम मिलेगा और वो अच्छे हॉकी खेलने को उनको मिलेगी। अच्छा, हॉकी खेलने को मिलेगी। यकीनन हॉकी की बेहतरी के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो यहाँ पर जो सदर साहब हैं हमारे, वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं हॉकी को, और जो मसाइल हैं उनको हल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो ग्राउंड्स की रियलिटी है, हम अगर उससे इनकार करें तो इस वक्त हॉकी के प्लेयर सिंध और कराची की अगर मैं बात करूँ तो कुछ कम नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि हमें मज़ीद और काम करने की ज़रूरत है सिंध और कराची के अंदर? मैं आप तो इस बात के गवाह हैं कि अभी जो हमारा इलेक्शन हुआ है सिंध का, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट बने जतोई साहब और जफर जमाली साहब, उन्होंने काफ़ी हद तक इवेंट कराने की कोशिश की है। और जतोई साहब तो बहुत आगे तक जाके कोई बड़ा इवेंट चाहते थे कराना, जिससे इंटरनेशनल हॉकी के कुछ लोग इन्वॉल्व हों और पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल प्लेयर हैं उनको भी कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। अब वो कामयाब होते हैं इसमें नहीं होते हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ उन्होंने बहुत कोशिशें की कि अपनी जितनी उनकी ताकत थी उन्होंने कोशिश करी इवेंट कराने की, और इवेंट कामयाब भी हुए। उसमें वुमेन का इवेंट भी था, मैन का भी था। 22 टीमें उन्होंने कराची में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया पूरे सिंध से, तो ये अच्छा कामयाबी टूर्नामेंट। अच्छा, स्कूलों की सतह पर क्या प्लान है कि दोबारा हॉकी को कराची के अंदर उजागर किया जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा कि हबीब पब्लिक स्कूल और असलाउद्दीन एकेडमी के दरमियान भी मैचेस खेले गए, तो यकीनन स्कूल वो स्कूल जो माजी में बेशुमार हमें हॉकी के प्लेयर्स देता रहा, हबीबियन स्कूल है, और वहाँ पर हमें अच्छे प्लेयर्स नजर आ रहे। मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह इन्होंने असलाउद्दीन एकेडमी ने ये कोशिश की है अपनी कि ये स्कूल की हॉकी करें, मेरे ज़माने में भी हम लोग कोशिश करते थे। स्कूल का एक्चुअल जो जिनके पास ग्राउंड अवेलेबल है उसमें सिर्फ हबीब पब्लिक है या रेलवे ग्राउंड है, तो ये 2-4 स्कूल हैं। अगर और मज़ीद इस पर वर्क किया जाए और 2-4 स्कूलों को इकट्ठा किया जाए, कम से कम 10 से 12 टीमें बना दी जाएँ और उनको हॉकियाँ दी जाएँ, उनको किट दी जाए,
और उनको शौक पैदा किया जाए तो उन्हीं से ही लड़के पैदा होंगे, उन्हीं से ही आपके ग्रास रूट लेवल पर लड़के निकल सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से एहसन जतोई साहब से कोई बातचीत आप लोगों की रही है, कोई मीटिंग्स वगैरह हुई हैं? हाँ, उन्होंने भी अभी काफ़ी हद तक एक टूर्नामेंट अभी और कराची में कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिंध लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे कराने चाह रहे थे। अभी नेवल टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, वरना वो पाकिस्तान लेवल पे कराना चाह रहे थे। वुमेन का भी ऑल नेशनल चैम्पियनशिप वो चाहते थे कि कराची को मिले, सिंध को मिले, तो वो लगे हुए हैं कोशिश में, कोई फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला होप है कि चलें हॉकी अच्छी होगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, पाकिस्तानी टीम पे हम बात कर रहे हैं, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें मजीद और भी बात करें। कुछ ऐसे प्लेयर्स के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं जो टीम में शामिल हुए, ओवर एज प्लेयर कह सकते हैं उसको, शायद उन्हें अगर वेटरन टीम में शामिल कर लिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ वो कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर उन्हें चांस मिले तो वो परफॉर्म करें। यहाँ पर आसिफ आफरीदी पे काफ़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि उन्हें क्यों टीम में शामिल किया गया एक इस लेवल एज पर आने के बाद। इससे पहले हम देखें तो एक और शहर कायद का फास्ट बॉलर ताबिश खान को भी 34 साल की एज में डेब्यू कराया गया था। एक फास्ट बॉलर के लिए वहाँ एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आसिफ क्योंकि बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो यहाँ आसिफ से हम फ़ायदा ले सकते हैं। बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन आसिफ आफरीदी। मोइन भाई देखें, आपने आसिफ अफरीदी की बात की और उससे पहले आपने ताबिश की बात की। देखिए, ताबिश ने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी थी, उनके क्रेडिट पे बहुत विकेटें थी। अगर उन्हें जो है डेब्यू करवाया गया था तो उनको तो बनता था, क्योंकि उनके पीछे परफॉर्मेंस थी। सिर्फ आसिफ अफरीदी को आपने टेस्ट टीम में जो जगह दी है, देखिए उनकी कोई परफॉर्मेंस बता दें जो ऐसी परफॉर्मेंस हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो। और आया के साजिद खान और नौमान अली के होते हुए आप उन्हें 11 में के होते हुए और इमरान है, आप उन्हें जो है टेस्ट 11 में उतारेंगे, तो ये पाकिस्तान सिलेक्टर को, मुझे ये लग रहा है कि ये आसिफ अफरीदी की ख्वाहिश होगी, उनके बहुत ज्यादा कोई ताल्लुकात होंगे, किसी सिलेक्टर का बहुत ही तगड़ा हाथ होगा कि भाई मेरे को जो है एक दफा पाकिस्तान क्रिकेट का टेस्ट का जो है वो कलर मिल जाए। इसके अलावा तो मैं नहीं देख रहा उनका कोई टीम में किरदार है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। अगर आप बैटिंग की तरफ जाते हैं तो बैट्समैन भी आपके पूरे, अगर स्पिनर्स की तरफ जाते हैं स्पिनर भी पूरे। मुझे ये लग रहा है सिर्फ उनकी ख्वाहिश है कि मुझे किसी ख्वाहिश पे टीमें नहीं बनाई जाती हैं, आजकल ऐसा ही हो रहा है भाई। चलें, ख्वाहिशों पे टीमें नहीं बनाई जाती हैं, परफॉर्मेंस पे टीम बनाई जाती है, और अगर परफॉर्मेंस पे टीम बनेगी तो वो कामयाबी ज़रूर हासिल करती दिखाई देगी। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक, और दोबारा हम आते हैं क्रिकेट की तरफ। और जावेद इकबाल भट्टी, विमेंस वर्ल्ड कप भी जारी है इस वक्त आईसीसी का, और अब एक बड़ा मुकाबला एक दफ़ा फिर हम संडे, और वो फिर एक और संडे आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा मुखालिफ जो दोनों टीमें हैं वो ख़वातीन की हैं एक दूसरे की। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान विमेंस आईसीसी चैम्पियंस वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, उसका मैच है। तो एक दफ़ा फिर संडे है, और संडे में इस दफ़ा मद्दे मुकाबले भारत की ख़वातीन टीम होगी। मोइन भाई देखें, ये तवातर के साथ जो हमारे संडे आ रहे हैं, वो चाहे मेंस क्रिकेट हो या वुमेंस क्रिकेट हो, जैसे ही मेंस क्रिकेट अभी इवेंट ख़त्म हुआ है तो वुमेंस वर्ल्ड कप में जो है हमारा जो मुकाबला है वो इंडिया से होने जा रहा है। और जिस तरीके की पाकिस्तान टीम यहाँ से तैयारी कर गई है, और जो हमारी बैटर्स जो फॉर्म में है, वो नीबा अली को ले लें, सिद्रा अमीन को ले लें, आलिया रियाज को देखें, फातिमा सना को देखें, हमारी निशरा सिंधु को देख लें, अरूप शाह को देख लें, हमारी तमाम यहाँ से जो वुमेंस प्लेयर हैं वो बिल्कुल यहाँ से तैयार, बहुत ज़्यादा तगड़ी तैयारी के साथ गई। आज भी उनके जो है तैयारी जारी है। और जिस तरीके से अब इंडिया से जो हमारा मैच होगा वो बहुत ही दिलचस्प मैच होना चाहिए, और इंशाल्लाह हमारी टीम में वो चीज़ है कि आप समझते हैं कि नहीं, हमारी टीम श्रीलंका में
बहुत ही सख्त हरीफ साबित होगी, वो चाहे इंडिया हो या कल का मैच जो हमारा होने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ से हमारी टीम की परफॉर्मेंस का पता चलेगा। और जिस तरीके से हमारी मैच टीम ने मायूस किया है, तो उन मायूसियों को जो है, अगर आप जो है इंडिया की टीम को हमारी वुमेन्स टीम शिकस्त दे देती है, तो ये खुशियों में बदलने की सलाहियत रखती हैं। और हमारी प्लेयरों में बिल्कुल ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटी मौजूद है। और इंडिया की टीम ने कल जिस तरीके से उनका जो मैच चल रहा था श्रीलंका के साथ, तो मैंने देखा कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें कोई प्लेयर नहीं था। हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट है तकरीबन उनके हम पल्ला है, बल्कि हमारी कुछ प्लेयर जिस तरीके से सिदरा में इनकी फॉर्म लगी हुई है, अगर इंशाल्लाह इनको उन्होंने कंटिन्यू किया इंडिया में ये इंटरनेशनल ये वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का आ रहा है, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी वुमेन्स टीमें बहुत ही अच्छे नताइज देगी इस वर्ल्ड कप में। चलें, वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज देंगे। फारूक खान साहब, क्योंकि माजी थोड़ा सा अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, हम काफ़ी दफ़ा इंडिया को मात दे चुके हैं, और अब करंटली अगर हम देखें तो शिकस्त हमें तो ज़्यादा मिलती दिखाई दी है, ख़ासकर खेलों के अंदर, हॉकी और क्रिकेट दोनों में। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर जो मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, उस हवाले से क्या कहेंगे? माजी में भी हमारा बड़ा तनाज़ा रहता था इंडिया के साथ, एक दफ़ा फिर अगर हम देखें तो क्रिकेट में भी जिस तरह रहा है अभी पिछले दिनों, तो आप समझते हैं इस तनाज़े को जो सियासत का रंग दिया जाता है खेलों के अंदर, इसे ख़त्म होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर आप 1960 से लेके और जितने भी गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने और इंडिया ने जीते हैं, सबके फाइनल पे इंडिया पाकिस्तान खेलता था। उसके बाद ये होम सीरीज़ बहुत खेलते थे, पाकिस्तान टीम इंडिया जाती थी, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती थी, उससे ग्रूम मिलते थे, ग्रूमिंग होती थी पाकिस्तान के प्लेयरों की, इंडिया के प्लेयरों की। लेकिन वो कुछ सियासी वजूहत के बिना पे वो मैं यही कह रहा हूँ कि सियासत को दूर होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अभी आईसीसी की ट्रॉफी वसूल नहीं, यहाँ पर एशिया कप की ट्रॉफी वसूल नहीं की, तो आप समझते हैं कि इस पे भी एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, और वो हल किस तरह होगा? राजू शक्ला किस तरह अब उस पर करेंगे काम, क्योंकि अब तो वो ट्रॉफी मांग रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ट्रॉफी ऑफिस से आके ले जाएं। ये तो बिल्कुल देखें गलत बात है कि आप टूर्नामेंट खेलने जब जा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं, और अगर आप जीत गए तो आपको तो ट्रॉफी वसूल करनी है। देखिए, एक जानिब अगर वो मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन दूसरी जानिब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो उसके भी चेयरमैन है, तो एज ए एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से वो वहां पर मौजूद थे। फिर वो ऑर्गेनाइजर जिसको चाहे वो खड़ा करें, जिसको चाहे ट्रॉफी देना के लिए पसंद करें, खड़ा करें, आपको तो ट्रॉफी लेनी है। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है कि आप ट्रॉफी लिए बगैर ही चले जाएं और बाद में बोले कि हमें ट्रॉफी दें। ट्रॉफी आएंगे, लेकिन माजी में कभी हॉकी मैच के दौरान, क्योंकि ये एक नया सिलसिला एशिया कप से जारी रहा कि मुसाफा ना करने का सिलसिला शुरू हुआ है, माजी में इससे ज़्यादा हम देखते थे स्टेडियम पे आग लगते थे, कशीदगी होती थी, लेकिन खिलाड़ी एक दूसरे से मैच के बाद, मैच से पहले मुसाफा भी करते थे, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर मैचेस भी खेल रहे होते थे जब ग्राउंड्स के अंदर होते हैं। वो मैच की हद तक मैं समझता था कि उनके अंदर जो है ना एक दूसरे के खिलाफ जो है वार करने की जद्दोजहद नजर आ रही होती थी। लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं कि अब मुसाफे से लेकर जो है इख्तितामी तकरीब तक भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया जाता। नहीं, मैं तो इस चीज़ को बड़ा कंडम करता हूँ। आप चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, इंडिया में जो हुई थी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था फाइनल में, और पाकिस्तान जीत गया था फाइनल। तो अम्माद भट्ट ने शर्ट उतार के घुमाई थी, तो कितना मुतनाज़ा किया था उसको। तो ये चीज़ें तो एक शौक में होती है, लेकिन ट्रॉफी तो लेने जाना है ना आपने। आपको चले ट्रॉफी लेने जाए, सब क्या कहेंगे इसी ट्रॉफी के हवाले से? मोइन भाई देखें, जैसे अभी फारूक भाई कह रहे थे, जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा और आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो जाहिर है उन्हीं के जो है हाथों से आपने ट्रॉफी रिसीव करनी, वो चाहे इंडिया होता या पाकिस्तान होता या बांग्लादेश होता। लेकिन आपने वही जो हटदर्मी वहाँ दिखाई, और उसके बाद एक लफ्ज़ है थूक कर चाटना। अब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो ट्रॉफी के लिए जो है ख़त लिख रहा है मोहसिन नकवी साहब को कि हमें ट्रॉफी दी जाए। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है थ्रू प्रॉपर चैनल जो है उन्हें कह दिया कि आप आएँ मेरे ऑफिस में, अपने कप्तान को भेजें और वहाँ से अपनी आके ट्रॉफी ले जाएं, बल्कि रिसीव करके लेकर जाएं। ये कि कल को रिकॉर्ड हो इंडियंस का कोई भरोसा है कि वहाँ से जो है सूर्या कुमार ट्रॉफी लेके किसी और को रास्ते में दे दे और फिर कहें कि हम पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएं कि हमें जो ट्रॉफी मिली नहीं। तो बाकायदा उनसे मोहसिन नकवी ने अब रिसीविंग लेनी है। जो उनके ये घटिया हथकंडे थे खेल के मैदानों में,
तो उनको जो है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके की आपने एक नई रवायात डाल दी है, हैंडशेक ना करना, किसी से बात ना करना और प्लेयरों को एक दूसरे की तरफ आपने निगाह उठाकर देखना, ये सारी चीजें स्पोर्ट्समैन में नहीं, स्पोर्ट्स मुख्तलिफ जो होते हैं वो अक़वाम के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ता है, दोस्तियां बढ़ती है। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट ने जो है खेलों की साख को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है इस सदी में, इससे पहले जब से यूनान से शुरू आप कर लें, ओलंपिक से शुरू कर लें, कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है कि खेलों पे ये चीजें भी हमें देखना होंगी कि ग्राउंड में टीमें जो है एक दूसरे से हैंडशेक नहीं कर रही और फिर ये है कि मैच जीतने के बाद भी आप ट्रॉफी रसीद नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि आपको वो बुग़्ज़ है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने जो हमें जूते मारे थे मई में, आपको हमेशा वही याद आ जाते हैं। आप अपनी खुशी के लम्हात भी जब याद करते हैं कि वो आ गए तो आप फिर भी आगे हाथ नहीं बढ़ाते। और पाकिस्तान तो हर टाइम आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान खेलों के हवाले से पूरी दुनिया में, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी खेलों से प्यार करते हैं पूरी दुनिया इसकी मुतारिफ है। सिर्फ एक इंडिया ही रह गया है जिन्होंने खेलों में सिवाय सियासत के और कुछ नहीं आता। चलें, सियासत का कुछ नहीं आता, खेलों को सियासत को नहीं लाना चाहिए। फारूक साहब, हॉकी पे अगर हम आए, जिस तरह हॉकी का पाकिस्तान के अंदर रुझान अब थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्योंकि आप इस वक्त खजांची है सिंध हॉकी एसोसिएशन के, इस वक्त कितने फंड सिंध के अंदर आ गए हैं? क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें तो फंड्स पे काफ़ी बहस चल रही थी और इससे कबल सिंध हुकूमत भी 10 करोड़ रुपए दिया करती थी यहाँ पर हॉकी को। तो अब क्या सिलसिला है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब से ये बुख्ती साहब आए और राना मुजाहिद आए, ये जितने भी इनके वसाइल हैं उस वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि फ़ंड जनरेट करें। गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है लेकिन वो ना होने के बराबर है। जितना हॉकी को पैसा चाहिए इंटरनेशनल टूर के लिए वो नहीं मिलता। तो अब सिंध के अंदर आ जाए, सिंध की जो थे वज़ीर आला पहले 10 करोड़ रुपए देते थे, कुछ मसले मसाइल की वजह से वो होल्ड कर लिए गए। मैं समझता हूँ वो रिलीज़ होने चाहिए। पाकिस्तान की फेडरेशन को जो रूल, चाहे XYZ कोई भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो, जो उसको मिलना चाहिए ताकि वो यूटिलाइज़ करे प्लेयरों को। अभी प्लेयरों की डेलियाँ अनाउंस रहते हैं। मैं समझता हूँ अगर सिंध गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपए दे देती तो वो उन बच्चों को मिल जाते तो फ़ायदा ही होता। उन्होंने होल्ड कर लिए, अब वो फंड ज़ाया ही होंगे ना। उससे बेहतर है प्लेयरों के पास चले जाते। चलें, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि प्लेयर्स तक चले जाते हैं। हमें प्लेयर्स का ख्याल करना है हर सतह पर। और फारूक साहब, जहाँ पर प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे ना, हमें तो बहुत चीज़ बेहतर हॉकी में होती हुई नज़र आएगी। याद इकबाल भट्टी साहब है, और जिस तरह पाकिस्तान प्लेयर्स पे भी बात हो रही है और रिजवान बाबर वापस आए हैं टीम में, और क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस की उम्मीद नज़र आ रही है हम दोनों से, क्योंकि रिजवान टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, रिजवान अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ एक सूरत-ए-हाल थोड़ी सी कैप्टनशिप की भी नज़र आ रही है। शान मसूद पर एतमाद ज़रूर किया गया है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि शायद अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो उनके भी दरवाजे शायद कैप्टनशिप के बंद होते दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ से भी खबरें आ गई T20 की भी, सलमान अली आगा पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मोइन भाई देखें, अभी जैसे आपने रिजवान की बात की या बाबर आजम की बात की और प्रेशर की बात की, देखें ये प्रेशर ना सिर्फ प्लेयर्स पे है बल्कि सबसे ज़्यादा प्रेशर मैं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर है, इनकी इंतज़ामिया पे है, इनके सिलेक्टर्स पर है और इनके कोचेस पर है। देखें, आप अगर एशिया कप जीत जाते तो ये सारी चीज़ें दब जानी थी। ये जो प्लेयर्स की वापसी हुई है, ये प्लेयर की वापसी भी आपको नज़र नहीं आती, शान मसूद की कैप्टनसी भी आपको नज़र नहीं आती, आगा सलमान की कैप्टनसी जो है आप सिर्फ T20 में देख रहे थे, ये आपको जो है वनडे में भी नज़र आती और आने वाले दिनों में टेस्ट में भी इन्हें कप्तानी मिल जाती। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस थी, उस परफॉर्मेंस ने जो हमारी टीम ने हालिया दिनों में परफॉर्मेंस दी है क्रिकेट टीम ने, उसी बेस पर आपको सीनियर्स पर एतमाद करना पड़ा। आपने सीनियर्स को जो है दोबारा बुलाया है, जैसे टेस्ट मैचेस में आपने बाबर की बात की, रजवान की बात की, कामरान गुलाम हो गया, इमामुल हक, इन सब की वापसी हुई है। अगर इनकी परफॉर्मेंस, देखिए प्रेशर इन पे अब कोई नहीं है,
टेस्ट मैच है ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और शान मसूद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि टेस्ट टीम जो हमारी है बहुत तगड़ी। और बैटिंग अगर आप देखें तो हमारे पास इमामुल हक ले लें, अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है, कामरान गुलाम है। देखिए बैटिंग तो आपकी बहुत मजबूत है। अब सिर्फ ये देखना है कि जब पहला टेस्ट लाहौर में जो शुरू होगा वहां से जो प्लेयर परफॉर्मेंस देंगे फिर जो है उनका आगे का इम्तिहान तब शुरू होगा। आगे का इम्तिहान तब शुरू होगा। जिस तरह टीम तरतीब दी गई है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम स्पिन ट्रैक बनाने जा रहे हैं। हमारे पास अगर देखें तो इब्रार मौजूद हैं, साजिद हैं, नोमान हैं, उसके अलावा फैसल अकरम है, सलमान अली आगा है, आसिफ आफरीदी हैं। तो 6 बॉलर्स हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो स्पिन अटैक के साथ हम जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर फास्ट बॉलिंग का शोबा देखें तो हसन अली टीम में मौजूद हैं, आमिर जमाल मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद मौजूद हैं, शाहिनशाह आफरीदी मौजूद है। तो हम समझते हैं कि वहाँ तो हम शायद हसन अली और शाहिनशाह आफरीदी के साथ और खुर्रम शहजाद के साथ चले जाएँ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्पिन ट्रैक आएंगे, क्योंकि इससे कबल हमने जितनी कामयाबियाँ हासिल की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा नोमान ने किया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग यहाँ पर जो हमारे साथ साजिद खान करते रहे। तो आप समझते हैं यहाँ पर हमारे पास अच्छे स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर मौजूद हैं जिस पर हम जनूबी अफ्रीकन बैटर्स को काबू कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो 2 स्पिनर्स है यहाँ पर जनूबी अफ्रीकन टीम भी लेकर आ रही है। बिल्कुल मोहन भाई, देखें आपको पता है कि लास्ट जो सीज़न था हमने स्पिन ट्रैक बनाकर ही जो है टेस्ट मैचेस जीते हैं और अब हमने जो है फास्ट बॉलिंग पे इंसार करना छोड़ दिया। हम इतने ज़्यादा स्पिन ट्रैक बना देते हैं। देखिए हमारे पास क्वालिटी स्पिनर है, जैसे साजिद हो गया, नोमान हो गया और अबरार हो गया, फिर सलमान अली आगा स्पिन करता है, फैसल अकरम का नाम ऐड है, आसिफ अफरीदी का नाम ऐड है। इसका मतलब है आप 5-6 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि बड़े अलमिये की बात है कि हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो होम सीरीज़ खेली जाएगी उसमें पाकिस्तान टीम की जो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है उनमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्पिनर शामिल किए गए हैं। 2 ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं हम इस टीम में। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम उम्दा कारकर्दगी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दे, क्योंकि अवाम थोड़ी सी मायूस है जहाँ पर एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है इंडिया के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब हम देखेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और जो पाकिस्तानी टीम है अगर जनूबी अफ्रीका को यह शिकस्त देने में कामयाब हो जाती है तो शायद कुछ मदावा सा होता हुआ नज़र आएगा एशिया कप के ऊपर। और फारूक साहब, माजी में अगर हम थोड़ी हॉकी की और बात करें तो हमारे साथ कुछ सिलसिले ग्राउंड्स के भी रहे हैं। कुछ अच्छे हमारे पास ग्राउंड इस वक्त मुहैया नहीं है जहाँ पर हमारे पास अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ सके। ऑस्ट्रेटॉप हमारे पास मौजूद नहीं है। जो ग्राउंड्स हैं वहाँ हम देखते हैं कि मल्टीपर्पज़ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझते हैं कि हॉकी की बेहतरी के लिए हमें मज़ीद अच्छे ग्राउंड्स, अच्छी अकेडमीज बनाने की ज़रूरत है और क्लब लेवल की हॉकी को ऊपर लाने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, अभी कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जो पेंडिंग में हैं। मैं ग्राउंड के हवाले से ये बताता चलूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कराची को जो है ना काफ़ी पैसा खर्च करके ग्राउंड दिए हैं और इसके अंदर असलम मेहर साहब और नजम शेख साहब का बहुत बड़ा किरदार है। KHA बनाने में भी, इफ्तिखार सैयद ग्राउंड बनाने में, इस्लाउद्दीन का ग्राउंड बनाने में और अब एक न्यू कराची में भी ग्राउंड बनने जा रहा है। इसी तरह मैं समझता हूँ कोरंगी, औरंगी टाउन, मलीर, इन छोटे एरियो में जहाँ पर डेवलप नहीं है वहाँ पर एक ग्राउंड बनाया जाए हॉकी का। उससे वहाँ पर जो यंग बच्चे हैं वो निकल के पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, कराची के एसोसिएशन के काम आ सकते हैं, सिंध एसोसिएशन के काम आ सकते हैं। लेकिन जो पसमानदा इलाके हैं ना उनमें आस्ट्रोटर्फ नहीं है। ये आपकी बात सही है। चले पसमानदा इलाकों के आस्ट्रोटर्फ, जावेद साहब आपकी तरफ आऊँ और क्योंकि यहाँ बात हो रही थी पाकिस्तान टीम के हवाले से और यहाँ पर हॉकी बेहतर करने की बात हो रही है, तो वहाँ ग्राउंड्स के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल पर ना हमें हॉकी ठीक करने के लिए हमारे पास ग्राउंड्स तमाम एरियाज़ के अंदर मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी फारूक भाई कह रहे थे कि हॉकी हमारा कौमी खेल है और कौमी खेल के लिए आपको पता है कि कराची की अगर हम बात करें तो बिल्कुल गिने चुने ग्राउंड है। आप KHA चले जाएं,
आप सलाउद्दीन चले जाएं, ये 2-3, और फिर आप अब्दुल सत्तार रेदी की तरफ चले जाएं, ये 2-3 ग्राउंड तो हमें याद है और हमें ना भी याद, लेकिन ये है कि जो ज़रूरत हमारी ग्रास रूट लेवल से अगर आपने हॉकी को ठीक करना है, देखिए पहले स्कूल हॉकी की होती थी, यूनिवर्सिटी हॉकी होती थी, और तमाम सरकारी स्कूलों के पास तो है 80% उनके अपने ग्राउंड्स होते थे और वहाँ से प्लेयर तैयार होकर निकलते थे। और हमेशा कराची, और अगर आप पंजाब में गोजरा शहर की बात करें तो ये दो ऐसी जगह थी जो नर्सरी कहलाती थी हॉकी की। देखिए अब अगर आपके पास स्कूल में कोई हॉकी का ग्राउंड नहीं है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि हबीब पब्लिक के पास अपना स्कूल है या ग्राउंड है, या रेलवे के पास अपना ग्राउंड है, और जो बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल्स हैं उनके पास हॉकी के ग्राउंड ही नहीं है, तो आपको जब ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं होंगे, और वैसे भी आपको पता है हॉकी का जो शायक है, जिस तरीके की हमारी तारीख है हॉकी की, हमने दुनिया का कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो ना जीता हो, जो हमारे हॉकी के मैंने उसमें ना सजा हुआ शोकेस में हमने तमाम एजाज़ात जीते हैं। लेकिन उसके बाद अब आपके पास फंड्स का मसला है, और फिर आप जो है एक दूसरे जो ओलंपियन जो है उन्होंने जब से अपने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए, तो ग्राउंडों पे तवज्जो कौन देगा भाई? ग्राउंडों पे तवज्जो दी जाती है जब तमाम एसोसिएशन, तमाम बॉडी के मेंबरान एक जगह बैठेंगे और एक ही फैसले के साथ खड़े होंगे, फिर गवर्नमेंट भी, और चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, तो फिर फंड लाना मैं नहीं समझता कोई मसला हो। असल फंड लाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है इनकी आपस की जो रकावटें, जब तक ये खत्म नहीं होगी तो आप ये ना समझे कि ग्राउंड जो है आपको ऐसी आबाद होकर मिलते रहेंगे। अगर ग्राउंड आपको एक एसोसिएशन से मिल रहा है तो दूसरी एसोसिएशन वहां जाके उस ग्राउंड के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर देती है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी नहीं हाथ डाल रही, और इसीलिए आप देखें कि इन्हें इतनी सपोर्ट जो है मीडिया से भी नहीं मिल रही, और ना ही इनके पास कोई स्पॉन्सरशिप है। इन सारी चीजों पर जब तक आप नहीं सोचेंगे तो हॉकी कैसे तरक्की करेगा? फारूक साहब कितने एग्री करते हैं जहाज साहब की बात से? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ड्यूल जब से बनी है ये एसोसिएशन है, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। मैं 8 साल में 7.5 साल सेक्रेटरी रहा, मैंने तो तस्वुर भी नहीं किया था कोई दूसरी एसोसिएशन बनेगी। और उससे क्या होता था कि हमारा केचे ग्राउंड बन गया। अब अगर ये ग्राउंड बन गया तो ख्वाजा इजहार चाहते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस कराना, उनको भी इजाज़त ही नहीं मिलती। हम लोग चाहते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस कराना, हमें इजाज़त नहीं मिलती। अब हमें हॉकी स्टेडियम अवेलेबल है, अब हॉकी स्टेडियम जो शहर से बहुत दूर है, जो गरीब लड़का है उसको जाने आने की बेहतर परेशानी है, और रश भी बहुत होता है, और इतना पेट्रोल कहाँ से लाएगा वो। ये बीच में था, इसमें सबको खेलने की मैं समझता हूँ कि जो मुतनाज़ा मामलात हैं उनको पसे पर्दा रखें, और दोनों एसोसिएशन बैठ के आपस में तात करके कम से कम लड़कों को तो खिलाएं, खेलने का मौका दें। अगर ख्वाजा इजहार के प्लेयर जो हैं वो भी खेलना चाहते हैं तो उनको एक दिन बांध लें कि 3 दिन वो खेल लें, 3 दिन ये खेल लें। अब अगर आप उनको खेलने की इजाज़त नहीं देंगे तो ये तो मैं नहीं समझता, ये तो फिर अच्छा। चलें, खेलने की इजाज़त हर जगह होनी चाहिए प्लेयर्स के लिए, और प्लेयर्स अगर खेलेंगे नहीं तो वो अपने फ़न का मुजाहरा किस तरह करते दिखाई देंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं, पाकिस्तानी टीम शान मसूद की क़यादत को आप कैसा देख रहे हैं? लास्ट इनिंग उन्होंने ज़बरदस्त खेली है, और यहाँ अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो शायद वो जो कह रहे हैं ना कि वनडे सीरीज़ उनकी जगह वहाँ भी बनती दिखाई दे रही है। फिर इमामुल हक की वापसी हुई है टीम के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में है इमामुल हक, और अब समझते हैं कि अगर उस फॉर्म को जारी रखा यहाँ तो एक अच्छा ओपनिंग प्लेयर हमें यहाँ नज़र आएगा। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने शान मसूद की बात की है, और शान ने जिस तरीके से काउंटीज में रन्स के ढेर लगाए हैं, और उसके बाद लास्ट जो सीरीज़ आपने खेली है, शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली और कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की। और जैसे इमामुल हक की वापसी हुई है, और इमामुल हक ना सिर्फ उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान में थी, बल्कि काउंटीज़ में भी वो 2 से 3 सेंचुरियाँ कर आए, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने डोमेस्टिक शुरू की, यहाँ भी उन्होंने रन्स के बार लगाए। तो मैं ये देख रहा हूँ, देखिए मोइन भाई, जब कप्तान को एक ऐसी टीम मिल जाती है जिसमें तमाम बैट्समैन अगर जो है अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करें, और फिर बॉलर जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करें, तो मैं ये समझता हूँ कैप्टन की जो है ना 80% जो जीत तो वहीं से शुरू हो जाती है। 20% उन्हें ग्राउंड में जो है अपने फैसले करने होते हैं कि शफलिंग अगर करनी तो वो कर लें, और किस टाइम पे किस बॉलर को चेंज करना है। तो आप देखिएगा कि जो आने वाली सीरीज़ है बहुत अच्छी कप्तानी करेंगे शान मसूद, और फिर जिस तरीके से बाबर का कमबैक हुआ है, रिजवान का कमबैक हुआ है, ये तमाम प्लेयर जो है इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। लेकिन सिर्फ एक ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा वही
स्पिन जाल में फंसाने की कोशिश की, और ऐसी अगर आपने हीटर और पंखे लगाने के बाद इतनी ज़्यादा स्पिन विकेट कर दी कि हमारे बैट्समैन जो है वहाँ खड़ा होना परेशान हो जाए, हमारे बैट्समैनों से रन ना हो, कम से कम थोड़ी सी विकेट स्पोर्टिंग रहने दे। देखें सामने आपके जो साउथ अफ्रीका आ रही है वो वर्ल्ड चैंपियन है टेस्ट चैंपियनशिप की, आप एक वर्ल्ड चैंपियन से मैचेस खेलने जा रहे हैं, तो मुकाबला तो देखें साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा करेगी, उनके पास भी क्वालिटी के स्पिनर है। केशु महाराज का जो नाम है आपको पता है, शमसी है और मैकरम है, उनके पास भी पार्ट टाइम स्पिनर बहुत है। तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए एक स्पोर्टिंग विकेट बनाए, आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं और एक वर्ल्ड चैंपियन से उसी तरीके का मैच खेलें जिस तरीके का आप अक्सर और बेशतर खेलते हैं। चले अक्षर और बेशतर खेलते नज़र आते हैं। फारूक साहब आपकी तरफ आऊँ और हॉकी स्टेडियम, अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम की बात करूँ, उसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। अब तक काम का सिलसिला कब तक शुरू होने की उम्मीद है? इसके ऊपर जतोई साहब ने काफ़ी वर्किंग की थी और हम लोग असलम मेहर साहब से मिले भी थे, उन्होंने बाकायदा इसका नक्शा वगैरह अप्रूव कराने की कोशिश करी है। इसके ऊपर काफ़ी पूरा ये टूट के ही बनेगा। अब ये इसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है, लाजमी बात है, 70 का ये स्टेडियम है, तो मैं समझता हूँ इसको नया बनना चाहिए। और ये मेन आपका नेशनल स्टेडियम है, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट हुए हैं, तो इसको तो बनना चाहिए, उसमें पैसा लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन फारूक साहब आप चाह रहे हैं कि अब ये जब ये बनने की तरफ जाएगा, फंड्स आपके पास मौजूद है, जैसे जमाली साहब का जिनका आपने नाम लिया, तो मेरे ख्याल एक प्रोग्राम में, इन्हीं विनिस के प्रोग्राम में उन्होंने बताया था कि हमारे पास 50 करोड़ तो अकाउंट में है, आप और खजानची हैं, और 20 करोड़ और आने वाले। असल में वहाँ पर एहसन जतोई साहब ने जो है बाकायदा लीग के लिए कहा था, तो जो लीग वो कराने जा रहे हैं उनके लिए वो पैसे आ रहे हैं, बाकायदा अकाउंट में पैसे नहीं हैं, वो उनके ज़ाती हैसियत में जो है उन्हें कहीं से मिल रहे थे और वो उस लीग के लिए अपना काम करने जा रहे थे। उसमें काफ़ी वक्त है अभी, उस लीग पे हम ज़रूर मज़ीद भी बहस करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन फारूक साहब सबसे यही बात कर रहा था कि हॉकी, क्योंकि स्टेडियम की बात हो रही है जहाँ बेहतर किया जा रहा हॉकी के दीगर स्टेडियम्स को, अगर थोड़ा पैसा यहाँ भी लगा दिया जाए तो बेहतरी हो सकती है इस अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम की। मैं इस सिलसिले में मोइन भाई ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कराची पे भी तवज्जो देना चाहिए। बुगटी साहब जो है वो कराची आए और जाना मुजाहिद साहब कराची आए, आए तो थे, बेशक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कराची ऑकेशन के ऊपर भी नजर रखें। चलें, बड़ी अच्छी बात की है। बेशक वो इस वक्त सिंध के खजांची जरूर मौजूद हैं यहाँ पर, फारूक खान साहब, और उन्होंने कहा है कि बुगटी साहब आप जरूर कराची का विजिट करें, सेक्रेटरी साहब आप भी हॉकी के लिए बेहतरी के लिए, राना मुजाहिद साहब है, अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम का विजिट करें, उसको देखें, उसको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर मैचेस होते रहे हैं माजी में, और उम्मीद करते हैं कि एक दफ़ा फिर अगर इसको खूबसूरत सा बना दिया जाए तो जो टीमें अब पाकिस्तान आने के लिए जो नज़र आ रही हैं कि मुस्तकबिल में वो टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी, तो हमारे पास एक स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का ज़रूर मौजूद होगा। जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, फारूक खान साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।